नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल देसी स्टोरीवर्स पर फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो चलो शुरू करें। 31 दिसंबर की शाम ढल चुकी थी और रात अपना काला कफन ओढ़े महाराष्ट्र के पश्चिमी घाटों पर उतर आई थी। पुणे से कोंकण की ओर जाने वाला वो पुराना रास्ता, जिसे स्थानीय लोग अक्सर रात के समय इस्तेमाल करने से बचते थे, आज बेहद सुनसान पड़ा था। चारों तरफ घना जंगल था और उस जंगल के बीच से गुजरती सड़क पर कोहरा इस कदर छाया हुआ था कि गाड़ी की हेडलाइट्स की रोशनी भी महज कुछ फीट आगे जाकर दम तोड़ रही थी। इसी सड़क पर एक एसयूवी धीमी गति से रेंग रही थी। गाड़ी के अंदर 4 दोस्त आर्यन, विक्रम, श्रेया और नेहा मौजूद थे। वे लोग नए साल का जश्न मनाने के लिए शहर के शोर शुल से दूर एक पुराने फार्म हाउस की तलाश में निकले थे, जिसे विक्रम ने इंटरनेट पर एक बहुत ही सस्ती डील में बुक किया था। लेकिन अब रात के गहराने के साथ साथ उनका उत्साह डर और झुंझुलाहट में बदल रहा था। गाड़ी के डैशबोर्ड पर लगी डिजिटल घड़ी बता रही थी कि रात के ठीक 10 बज चुके हैं, लेकिन बाहर का सन्नाटा ऐसा था मानो दुनिया खत्म हो चुकी हो और वे किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर चुके हों। अचानक गाड़ी का इंजन एक अजीब सी घरघराहट के साथ कांपने लगा। स्टीयरिंग व्हील आर्यन के हाथों में बुरी तरह थरथराया और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, गाड़ी एक जोरदार झटके के साथ बंद हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि इंजन बंद होते ही जंगल की आवाजें, झींगुरों का शोर और सूखी पत्तियों के सरसराने की आवाज गाड़ी के अंदर तक सुनाई देने लगी। क्या हुआ? नेहा ने पीछे की सीट से घबराते हुए पूछा। उसकी आवाज में एक अनजाना डर था। पता नहीं, शायद ओवरहीट हो गई है, आर्यन ने जवाब दिया, लेकिन उसे खुद अपनी बात पर यकीन नहीं था। उसने चाबी घुमाई, इंजन ने खांसने जैसी आवाज की, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। बाहर का कोहरा अब खिड़कियों के कांच से चिपकने लगा था, जैसे कोई सफेद चादर ओढ़े बाहर खड़ा अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। विक्रम ने अपना फोन निकाला। नेटवर्क नहीं है, यहां तो सिग्नल का एक डंडा भी नहीं आ रहा, उसने झुंझुलाते हुए कहा। श्रेया, जो अब तक चुप थी, ने खिड़की के बाहर अंधेरे में कुछ देखा। वहां देखो, उसने उंगली उठाई। सड़क के बाईं ओर झाड़ियों और पुराने बरगद के पेड़ों के झुरमुट के पीछे एक धुंधली सी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वो रोशनी किसी बिजली के बल्ब की नहीं, बल्कि किसी लालटेन या मशाल जैसी लग रही थी। शायद कोई गांव या घर है, वहां मदद मिल सकती है, विक्रम ने सुझाव दिया। ना चाहते हुए भी उन चारों को गाड़ी वहीं छोड़नी पड़ी। जैसे ही उन्होंने गाड़ी का दरवाजा खोला, दिसंबर की बर्फीली हवा ने उनके शरीर को चीर दिया। ये ठंड सामान्य नहीं थी, ये हड्डियों के भीतर तक चुभने वाली ठंड थी, जिसमें नमी और सड़न की एक अजीब सी गंध मिली हुई थी। वे चारों उस रोशनी की दिशा में कच्ची पगडंडी पर आगे बढ़े। सूखे पत्तों पर उनके जूतों की आवाज चर्र चर्र गूंज रही थी, जो उस खामोशी में किसी विस्फोट जैसी लग रही थी। लगभग 15 मिनट चलने के बाद वे एक विशालकाय लोहे के गेट के सामने पहुंचे। गेट पर जंग की मोटी परत चढ़ी हुई थी और उसके ऊपर लताओं ने अपना जाल बुन रखा था। गेट के उस पार कोहरे के बीच एक विशाल पुरानी मराठी शैली की हवेली, जिसे वहां वाड़ा कहा जाता है, की काली छाया जैसी आकृति दिखाई दे रही थी। वो वाड़ा जर्जर अवस्था में था, लेकिन उसकी बनावट से पता चलता था कि किसी जमाने में ये किसी बहुत रसूखदार देशमुख या पाटिल का रहा होगा। अजीब बात यह थी कि उस पूरी विशाल हवेली में सिर्फ एक ही खिड़की से वो पीली रोशनी आ रही थी, जिसने उन्हें यहां तक खींचा था। हेलो, कोई है? आर्यन ने जोर से आवाज दी। उसकी आवाज गूंजी, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की साएं साएं सुनाई दी। उन्होंने गेट को धक्का दिया। एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चूं की आवाज के साथ गेट खुल गया, जैसे वो सालों से सिर्फ उन्हीं का इंतजार कर रहा हो। वे आंगन में दाखिल हुए। आंगन के बीचों बीच एक पुराना तुलसी का वृंदावन था, लेकिन वो तुलसी का पौधा कब का सूख चुका था और अब वो किसी कंकाल जैसा दिख रहा था। जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे, घड़ी में समय देखा, 10:30 हो रहे थे। 31 दिसंबर की रात अब अपने शबाब पर थी। अचानक मुख्य दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुला। अंदर से एक हवा का झोंका आया, जिसमें अगरबत्ती की खुशबू तो थी, लेकिन उसके साथ ही सड़े हुए मांस की बदबू भी मिली हुई थी। ये मिश्रण इतना घिनौना था कि नेहा ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। हमें अंदर नहीं जाना चाहिए,
नेहा ने आर्यन का हाथ पकड़ते हुए कहा। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। हमारे पास कोई चारा नहीं है नेहा, बाहर इस ठंड में जम जाएंगे। अंदर देखते हैं, शायद कोई चौकीदार हो। आर्यन ने उसे समझाया और वे चारों अंदर दाखिल हो गए। अंदर का हॉल विशाल था। ऊंची छतें, लकड़ी के नक्काशीदार खंभे और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें जिन पर धूल की मोटी परत जमी थी। लेकिन जिस चीज ने उनका ध्यान खींचा वो थी हॉल के बीचों बीच रखी एक बड़ी सी आराम कुर्सी जो खाली थी, लेकिन अभी भी हल्के हल्के हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उससे उठ कर गया हो। और फर्श पर जगह जगह लाल रंग के धब्बे थे जो बहुत पुराने लग रहे थे, लेकिन गीले भी। शायद ये रंगोली का रंग है। विक्रम ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन वे सब जानते थे कि वो खून जैसा लग रहा था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठप ठप ठप, भारी कदमों की आवाज, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। आवाज सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी। कौन है वहां? श्रेया चिल्लाई। कदमों की आवाज रुक गई। एकदम सन्नाटा। फिर अचानक एक बच्चे के हंसने की आवाज गूंजी। वो हंसी मासूम नहीं थी, वो एक शैतानी हिस्टेरिकल हंसी थी जो हॉल की हर दीवार से टकरा कर उन तक पहुंच रही थी। हंसी के साथ ही हॉल के कोने में रखा एक बड़ा सा कांच का शोकेस जोरदार धमाके के साथ टूट गया। श्रेया चीख पड़ी। दहशत का माहौल गहरा गया था। उन्होंने वापस मुड़कर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे की तरफ पलटे, दरवाजा एक जोरदार धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। आर्यन ने दौड़कर कुंडी खींचने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा ऐसे जाम हो गया था जैसे वो लकड़ी का नहीं बल्कि ठोस पत्थर का हो। हम फंस गए हैं, आर्यन ने हताशा में कहा। तभी उनकी नजर दीवार पर टंगी एक पुरानी घड़ी पर पड़ी। वो बंद थी, लेकिन उसकी सुइयां ठीक 11 बजे पर आकर अटक गई थीं। पर उनकी अपनी कलाई घड़ियों में अभी 11 बजने में 5 मिनट बाकी थे। ठीक उसी पल पूरे घर की बत्तियां, जो कि कुछ पुरानी लालटेन और झूमर थे, अपने आप जल उठीं, लेकिन उनकी रोशनी पीली नहीं बल्कि एक अजीब सी मटमैली लाल थी। उस लाल रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों पर लगी तस्वीरें बदल गई थीं। पहले जो तस्वीरें सामान्य पूर्वजों की लग रही थीं, अब उनमें मौजूद लोगों के चेहरे विकृत हो चुके थे। उनकी आंखें गायब थीं और मुंह खुले हुए थे, जैसे वो दर्द में चीख रहे हों। सबसे बड़ी तस्वीर जो सीढ़ियों के ठीक सामने थी, एक औरत की थी। उसने पारंपरिक 9वारी साड़ी पहनी थी, लेकिन उसके बाल खुले और बिखरे हुए थे और उसके हाथ में एक कटा हुआ सर था। उस तस्वीर की आंखें वे सीधे उन चारों को घूर रही थीं। विक्रम ने कांपती हुई आवाज में कहा, यार, मुझे लग रहा है कि वो तस्वीर मुझे देख रही है। तभी उस तस्वीर वाली औरत के होंठ हिले। वो कोई भ्रम नहीं था। तस्वीर मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो कानों तक फटी हुई थी। अचानक हॉल का तापमान गिर गया। इतनी ठंड कि उनके मुंह से भाप निकलने लगी। सीढ़ियों के ऊपर अंधेरे में उन्हें 2 चमकती हुई लाल आंखें दिखाई दी। वे लगभग 8 फीट की ऊंचाई पर थीं। जो कुछ भी वहां खड़ा था वो इंसान नहीं हो सकता था। वो चीज धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। अंधेरे में से एक लंबा काला साया बाहर आया। उसका शरीर इंसानी था, लेकिन हाथ घुटनों से नीचे तक लटक रहे थे। उसके नाखून चाकू की तरह लंबे और मुड़े हुए थे। उसका चेहरा जला हुआ था, मांस लटक रहा था और जहां नाक होनी चाहिए थी वहां सिर्फ 2 छेद थे। ये वही औरत थी जिसकी तस्वीर दीवार पर टंगी थी, लेकिन अपने सबसे भयानक रूप में। पिशाच। नेहा के मुंह से सिर्फ यही शब्द निकला और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। आर्यन और विक्रम ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो साया बिजली की धती से उनके पास आ गया। उसने विक्रम का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। विक्रम के पैर जमीन से 2 फीट ऊपर झूल रहे थे। उस चुड़ैल ने अपना मुंह खोला और एक ऐसी चीख मारी जिससे हॉल के कांच के सारे बचे हुए टुकड़े चकनाचूर हो गए। विक्रम छटपटा रहा था, उसका चेहरा नीला पड़ रहा था। आर्यन ने पास पड़ा एक भारी पीतल का फूलदान उठाया और उस साई के सिर पर दे मारा। फूलदान साई के आर पार हो गया, जैसे वो धुएं का बना हो, लेकिन इस कोशिश ने उसका ध्यान भटका दिया। उसने विक्रम को एक तरफ फेंक दिया। विक्रम दीवार से जा टकराया और दर्द से कराह उठा। ऊपर भागो, सीढ़ियों से ऊपर, आर्यन चिल्लाया। नीचे का रास्ता बंद था और वो चीज उनके और दरवाजे के बीच खड़ी थी। विक्रम ने बेहोश नेहा को अपने कंधे पर उठाया और वे तीनों सीढ़ियों की तरफ भागे। पीछे से उस चुड़ैल के हंसने की आवाज आ रही थी। आज की रात, मुक्ति की रात, रक्त, मुझे रक्त चाहिए।
वे पहली मंजिल पर पहुंचे और सामने दिख रहे एक कमरे में घुसकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। आर्यन ने वहां रखे एक भारी संदूक को खिसकाकर दरवाजे के आगे लगा दिया। वे सब बुरी तरह हाँफ रहे थे। कमरे में घोर अंधेरा था, सिर्फ खिड़की से कोहरे वाली चांदनी छन कर आ रही थी। श्रेया रो रही थी। हम आज रात नहीं बचेंगे, ये 31 दिसंबर है, अमावस है क्या आज? उसने सिसकते हुए पूछा। विक्रम ने अपना फोन चेक किया। समय 11:15 हो चुका था। पता नहीं, लेकिन ये जगह शापित है, विक्रम ने कहा। तभी उन्हें महसूस हुआ कि वे जिस कमरे में है वो खाली नहीं है। कमरे के कोने में एक पुरानी पालकी रखी हुई थी। पालकी का पर्दा हिला। एक सुरीली मगर डरावनी आवाज आई, तुमने मुझे जगा दिया। पालकी से एक छोटा बच्चा बाहर निकला। देखने में वो 5-6 साल का लग रहा था, लेकिन उसका सिर धड़ से उल्टा जुड़ा हुआ था, चेहरा पीठ की तरफ। वो अपने हाथों और पैरों के बल मकड़ी की तरह उल्टा चलकर उनकी तरफ आने लगा। वे पीछे हटते गए, लेकिन दीवार आ गई। वो बच्चा रुक गया और अपनी गर्दन को 180 डिग्री घुमाकर सीधा उनकी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेदी थी। दादी माँ बहुत भूखी है, उस बच्चे ने अपनी पतली खुरदुरी आवाज में कहा। सालों बाद आज 31 दिसंबर को शिकार खुद चलकर आया है। तभी दरवाजे पर जोरदार धक्के लगने लगे। बाहर वो चुड़ैल थी और अंदर ये शैतानी बच्चा। दरवाजे की लकड़ी चटकने लगी थी। संदूक अपनी जगह से खिसक रहा था। खिड़की से कूदो, आर्यन ने चिल्लाया। वे पहली मंजिल पर थे। नीचे कूदना खतरनाक था, लेकिन यहां रुकना मौत थी। आर्यन ने कुर्सी उठाकर खिड़की के कांच पर मारी। कांच टूट गया। नीचे झाड़ियों और पत्थरों का ढेर था। मैं पहले कूदता हूं, फिर तुम लोग नेहा को नीचे देना। आर्यन ने बिना सोचे कूद गया। वो झाड़ियों में गिरा। कुछ खरोंचें आईं, लेकिन वो ठीक था। जल्दी करो, वो नीचे से चिल्लाया। विक्रम ने नेहा को खिड़की से नीचे सरकाया। आर्यन ने उसे कैच कर लिया। फिर श्रेया कूदी, अंत में विक्रम। जैसे ही विक्रम खिड़की की मुंडेर पर था, उस उल्टे सिर वाले बच्चे ने उसका पैर पकड़ लिया। विक्रम की चीख निकल गई। उस बच्चे की पकड़ लोहे जैसी थी। उसके नाखून विक्रम की त्वचा में गड़ रहे थे। छोड़ मुझे, विक्रम ने दूसरे पैर से उस बच्चे के चेहरे पर लात मारी। बच्चा पीछे गिरा और विक्रम नीचे कूद गया। वे चारों अब वाड़ा के पिछवाड़े में थे, लेकिन खतरा टला नहीं था। अब वे घर के बाहर थे, लेकिन जंगल और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। कोहरा अब जमीन से उठकर कमर तक आ गया था। उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि किस तरफ जाना है। सड़क किस तरफ है? श्रेया ने रोते हुए पूछा। शायद उस तरफ, आर्यन ने एक दिशा में इशारा किया। वे बेतहाशा भागने लगे। झाड़ियां उनके कपड़े फाड़ रही थीं, कांटे चुभ रहे थे, लेकिन वे रुके नहीं। भागते भागते उन्हें महसूस हुआ कि जंगल में वे अकेले नहीं हैं। पेड़ों के ऊपर से, झाड़ियों के पीछे से कई सारी परछाइयां उनके साथ साथ चल रही थीं। वे परछाइयां पेड़ों से लटक रही थीं और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही थीं। समय 11:40 हो चुका था। नया साल आने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। अचानक वे एक खुले मैदान में पहुंचे। ये एक पुराना शमशान घाट जैसा लग रहा था। जगह जगह राख के ढेर थे और अधजली लकड़ियां पड़ी थीं, और उस मैदान के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की शाखाओं से सैकड़ों की तादाद में लाल धागे बंधे हुए थे, और हर धागे के नीचे एक छोटी सी गुड़िया लटक रही थी। हवा चलने पर वे गुड़िया आपस में टकराकर लकड़ी की खड़खड़ाहट पैदा कर रही थीं। जैसे ही वे उस पेड़ के पास से गुजरने लगे, विक्रम रुक गया। रुक जाओ, उसने धीमी आवाज में कहा। क्यों, क्या हुआ? भागो, आर्यन ने उसे खींचा। नहीं, देखो, विक्रम ने ऊपर इशारा किया। बरगद के पेड़ पर सिर्फ गुड़िया नहीं लटक रही थीं, उन गुड़ियों के बीच इंसानी कंकाल भी लटके हुए थे, और सबसे ताजा लाश वो उस ड्राइवर की लग रही थी जो अक्सर उन्हें बस स्टैंड पर दिखता था। उसका शरीर अभी भी वहां झूल रहा था और उसका खून ताजा टपक रहा था। तभी जमीन फटने लगी। राख के ढेरों में से जले हुए हाथ बाहर निकलने लगे। वे मरे हुए लोग थे जिनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिली थी। वे धीरे धीरे जमीन से रेंग कर बाहर निकलने लगे। उनके शरीर जले हुए थे, मांस पिघला हुआ था। वे सब उन चारों की तरफ बढ़ने लगे। वे चारों एक घेरे में खड़े हो गए, एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर। चारों तरफ से मौत उन्हें घेर रही थी। ये 31 दिसंबर की रात इन रूहों की दावत की रात है। आर्यन को अब समझ आ रहा था, वो हमें मारेंगे नहीं, वो हमें अपने साथ मिला लेंगे। तभी नेहा को होश आया। उसने आंखें खोलीं और सीधे उस बरगद के पेड़ की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। वो आ रही है, नेहा बड़बड़ाई। कौन? श्रेया ने पूछा। महारानी, इस जंगल की मालकिन।
अचानक सारे जले हुए कंकाल और रेंगती हुई लाशें रुक गईं। वे सब जमीन पर लेट गए, जैसे किसी को दंडवत प्रणाम कर रहे हों। जंगल में एकदम सन्नाटा छा गया, हवा भी रुक गई। समय 11:55। उस बरगद के पेड़ के तने से लकड़ी फटकर खुलने लगी। उसके अंदर से एक औरत बाहर निकली। वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी खूबसूरती डरावनी थी। उसने शाही जेवर पहने थे, लेकिन वे हड्डियों के बने थे। उसकी साड़ी का रंग खून जैसा लाल था। वो जमीन पर नहीं, हवा में तैरती हुई उनकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ आग दहक रही थी। सालों बाद। उसकी आवाज सुरीली थी, मगर उसमें हजारों सांपों की फुंकार जैसी गूंज थी। सालों बाद 4 जवान रूहें मेरे दरबार में आई हैं। 31 दिसंबर की मध्य रात्रि, मेरे पुनर्जन्म का समय। वो औरत विक्रम के सामने आकर रुकी। उसने अपना हाथ विक्रम के गाल पर रखा। जहां जहां उसने छुआ, वहां विक्रम की त्वचा काली पड़ गई और धुआं निकलने लगा। विक्रम दर्द से चिल्लाया नहीं, बस बुत बनकर खड़ा रहा, जैसे सम्मोहित हो गया हो। आज रात 12 बजे तुम में से एक मेरा नया शरीर बनेगा और बाकी 3 मेरी भूख मिटाएंगे, उसने हंसते हुए कहा। घड़ी में समय 11:58 हो चुका था। सिर्फ 2 मिनट। आर्यन ने देखा कि विक्रम की आंखों का रंग बदल रहा है। वो उस चुड़ैल के वश में जा रहा था। आर्यन ने अपनी जेब से एक लाइटर निकाला। ये एक जिप्पो लाइटर था जो वो हमेशा अपने पास रखता था। उसने अपनी जैकेट उतारकर उस पर थोड़ी सी विस्की, जो वे पार्टी के लिए लाए थे, और एक छोटी फ्लास्क आर्यन की जेब में थी, छिड़क दी। हटो वहां से, आर्यन चिल्लाया, और उसने अपनी जैकेट में आग लगाकर उस चुड़ैल के ऊपर फेंक दिया। विस्की की वजह से आग भड़क उठी। चुड़ैल चिल्लाई। आग उसे जला नहीं सकती थी, लेकिन उस अचानक हुए हमले ने उसका ध्यान भंग कर दिया। भागो उस गड्ढे की तरफ, आर्यन ने इशारा किया, जहां शमशान की सीमा खत्म होती थी और ढलान थी। वे सब उस तरफ दौड़े। चुड़ैल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। तुम यहां से नहीं जा सकते, उसने चीख कर कहा। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और जंगल के सारे पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ने लगे और उनकी तरफ गिरने लगे। धरती डोलने लगी। वे गिरते पड़ते उस ढलान तक पहुंचे और नीचे लुढ़क गए। लुढ़कते हुए वे एक ठंडे पानी के नाले में गिरे। पानी बर्फीला था। वे भीगे हुए, कांपते हुए उठे। सामने एक सड़क थी, वही सड़क जहां उनकी गाड़ी खराब हुई थी, लेकिन वे अब गाड़ी से काफी दूर थे। घड़ी में ठीक 12 बज गए। दूर से उस वाड़ा और शमशान की तरफ से एक साथ हजारों चीखें सुनाई दी, जैसे नरक के दरवाजे खुल गए हों। लेकिन वे सड़क पर थे, जो शमशान की सीमा से बाहर थी। उन्हें लगा वे बच गए, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। सड़क पर घना कोहरा अभी भी था। उन्होंने दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स आती देखी। मदद, रोको, वे चिल्लाए। गाड़ी उनके पास आकर रुकी। ये एक पुरानी एम्बेसडर कार थी। कांच नीचे हुआ। अंदर एक बूढ़ा ड्राइवर बैठा था। क्या हुआ बच्चों, रात के 12 बजे यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े ने पूछा। बाबा, हमारी गाड़ी खराब हो गई और वहां भूत, श्रेया रोते हुए बताने लगी। बैठो, मैं तुम्हें आगे वाले ढाबे तक छोड़ देता हूं, बूढ़े ने कहा। वे चारों राहत की सांस लेते हुए गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। हीटर की गर्माहट से उन्हें थोड़ा सुकून मिला। आर्यन ने ड्राइवर से पूछा, बाबा, ये जगह इतनी डरावनी क्यों है? वहां अंदर खंडहर में? ड्राइवर हंसा। उसकी हंसी सूखी और खड़खड़ाती हुई थी। वहां वो वाड़ा है ना, देशमुख वाड़ा। कहते हैं 100 साल पहले 31 दिसंबर की रात वहां आग लग गई थी। पूरा परिवार जलकर मर गया था, लेकिन उनकी रूहें आज भी मुक्ति मांगती हैं। विक्रम ने गाड़ी के रियर व्यू मिरर में देखा। उसकी सांस अटक गई। ड्राइवर की सीट पर बैठे उस बूढ़े की परछाई मिरर में नहीं दिख रही थी, और जब उसने ध्यान से देखा तो पाया कि ड्राइवर के पैर उल्टे थे। उसने एक्सीलेटर पर उल्टा पैर रखा हुआ था। विक्रम का खून जम गया। उसने धीरे से आर्यन का हाथ दबाया और आंखों से नीचे इशारा किया। आर्यन ने देखा, डर के मारे उसका दिल बंद होने को था। तभी ड्राइवर ने बोलना शुरू किया। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ड्राइवर ने अपनी गर्दन पूरी 180 डिग्री पीछे घुमाई। उसका चेहरा अब बदल चुका था, आधा जला हुआ और आधा सड़ा हुआ।
डरावनी बात यह है कि जो उस वाड़ा में एक बार घुस जाता है वो कभी बाहर नहीं निकलता। गाड़ी के दरवाजे अपने आप लॉक हो गए। गाड़ी की स्पीड 200 के पार चली गई। सामने एक गहरी खाई थी। नया साल मुबारक हो, वो भूतिया ड्राइवर चिल्लाया और गाड़ी सीधे खाई की तरफ मोड़ दी। वे चीख रहे थे लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। गाड़ी हवा में थी और नीचे सिर्फ अंधेरी गहरी खाई। अगले दिन के अखबार में एक छोटी सी खबर थी। लोनावाला के पास गहरी खाई में एक पुरानी एम्बेसडर कार का मलबा मिला। 4 पर्यटकों के शव मिले। पुलिस का कहना है कि यह हादसा 31 दिसंबर की रात को हुआ। अजीब बात यह है कि जिस कार में उनके शव मिले उस मॉडल की एम्बेसडर कारें तो 20 साल पहले ही बननी बंद हो चुकी थीं और उस नंबर प्लेट की कोई गाड़ी आरटीओ के रिकॉर्ड में ही नहीं है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर 31 दिसंबर को ये भूतिया एम्बेसडर शिकार ढूंढने निकलती है और कहते हैं कि अगर आप कभी 31 दिसंबर की रात उस सड़क से गुजरे तो आपको खाई के पास 4 लोग खड़े दिखाई देते हैं जो आपसे लिफ्ट मांगते हैं, लेकिन उनकी आंखों में पुतलियां नहीं होती और उनके पैर उल्टे होते हैं। आज की कहानी यही खत्म होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल देसी स्टोरीवर्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।